हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व का पार्ट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम बचे हुए 20-22 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है केवल दक्षिण ध्रुव है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल उत्तरी ध्रुव है। ऑप्शन सी दोनों उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। सॉरी दोस्तों, दोनों उत्तरी ध्रुव है तथा दक्षिण ध्रुव है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होता है। किसी दंड चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। और जो बीच का भाग होता है दोस्तों, यह उदासीन होता है। ठीक मध्य का भाग उदासीन होता है, ये याद रखना। दोस्तों, चुंबक में हमेशा बाहर की तरफ उत्तरी ध्रुव से फ्लक्स निकलता है और दक्षिण ध्रुव में प्रेस करता है, और अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ गमन करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी पृथ्वी। दोस्तों, जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, जो पृथ्वी दे रखा है, पृथ्वी खुद एक जो चुंबक होती है उसकी तरह कार्य करती है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक उत्तर वाले बिंदु पर दोस्तों पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वो किस तरफ होगी? ऑप्शन ए पूर्व की ओर, बी ठीक पूर्व की ओर, सी ठीक दक्षिण की ओर, डी ठीक पश्चिम की ओर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक पश्चिम की ओर। दोस्तों, यह होगी वो किस नियम के कारण होगी? तो ये दिशा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के जो दाहिने हाथ का नियम है उसके अनुसार निर्धारित की जाती है, यानी ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दे रखा है, यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वो 0.6 कोस है, उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक पूछा है दोस्तों। ऊर्ध्व घटक यानी बी, और जो बी होता है वो एच ई के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता था दोस्तों? कोस थीटा के। अब ये बी निकालने का सूत्र क्या होगा? बी निकालने का सूत्र होता है एच ई बटा कोस थीटा। बी हमारे पास कितना दे रखा है? तो दोस्तों ये दे रखा है 0.6, और ये किसके बराबर है दोस्तों? एच ई के बराबर है, तो हम इस एच ई की जगह ये मान रखेंगे। कोस थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हम रखेंगे बी ई बराबर 0.6 कोस 30 का मान है √3/2। जब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.69। मात्रक है इसका गोस, तो गोस रख देंगे, और 0.69 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर कर देंगे हम डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज का तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है। बंद छल्ले को दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना, क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण होगा। ऑप्शन ए गुरुत्वजन्य त्वरण से अधिक होगा, बी गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा, सी गुरुत्वजन्य त्वरण के बराबर होगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा। दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि लूप बंद है और इसलिए त्वरण कम होता है। त्वरण कम होता है, अन्यथा अगर खुला होता तो ये किसके बराबर होता? तो ये दोस्तों त्वरण जी के बराबर होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण है। अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण है। ये दोस्तों दो विशेषता देनी है, दे रखी है, तो पहले हम दोनों विशेषता को देख लेते हैं। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है और यह 0.01 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है। दूसरी विशेषता दे रखी है, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता।
ये दो विशेषता दे रखी है। फिर आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है जो इन दोनों विशेषताओं से युक्त है, यानी उसमें ये दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है एक्सरे, बी है पराबैंगनी, सी है बीटा, डी दे रखा अवरक्त। तो दोस्तों जो अक्सरे किरण होती है उनमें ये दोनों विशेषताएं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है और ये 0.01 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है दोस्तों। दूसरी ये कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता। तो दोस्तों एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है और ये जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित कभी नहीं किया जा सकता। अक्सरे किरणों का ज़्यादातर उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं, तो ये चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। और अक्सरे किरण को हम रोंटजन किरण भी कहते हैं, रोंटजन विकिरण भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। किसको कहते हैं? अक्सरे किरण को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है दोस्तों, किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध खालिस्तान नियम स्थापित करता है। ऑप्शन ए गॉस, बी ओम, सी फेरड और डी एम्पियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गॉस नियम। दोस्तों किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध गॉस नियम स्थापित करता है। गॉस का नियम कूलॉम के नियम से निष्पादित किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गॉस नियम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर होगा। ऑप्शन ए 4 गुना, बी 3 गुना, सी 1/2 गुना, डी 1/4 गुना। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? F इंटू 1/d²। अब दूरी आधी कर दी गई है यानी 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4, यानी 4 गुना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर उनके मध्य की दूरी आधी कर देंगे तो जो आकर्षण या विकर्षण वो मूल मान की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक चल कोयल यंत्र में कोयल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसके विक्षेप को इसके धारा का अनुपाती बनाने के लिए, ऑप्शन बी यंत्र को सहज तथा सुहाय बनाने के लिए, ऑप्शन सी यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, डी यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके विक्षेप को इसके धारा का अनुपाती बनाने के लिए इसके चुंबकीय क्षेत्र को निलंबित किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपाती बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का। यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव, बी उत्तरी ध्रुव, सी उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुव, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें हमें दिशा दे रखी है तो ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों तो कभी नहीं होंगे। देखना हमें यह है कि यह उत्तरी ध्रुव होगी या दक्षिणी ध्रुव। तो अब दिशा दे रखी है इसमें वामवर्ती दिशा दे रखी है, तो ये दोस्तों होगी दक्षिणी ध्रुव, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, कैसी होती है? ज्यावक्रीय, बी अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्घ्य, डी अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यावक्रीय साइनोसॉइडल। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो ज्यावक्रीय होती है। और जो धूप का चश्मा होता है, ऑप्टिकल लेंस होता है, टीवी आदि में, इससे विद्युत जो चुंबकीय तरंगें की ध्रुवण होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्थायी चुंबक का परीक्षण खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो स्थायी चुंबक का उसका परीक्षण, उसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है? ऑप्शन ए बैटरीज का उपकरण, बी पारक्षेपिक पद्धति, सी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग, डी विभवमितीय पद्धति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत जो परिपथ के प्रयोग से इसका परीक्षण या टेस्ट किया जाता है। दोस्तों स्थायी चुंबक का परीक्षण पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि जो स्थायी चुंबक है उसकी कितनी सामर्थ्य है, अर्थात फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न कर रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी, प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकेंड में शून्य हो जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ होगा। ईएमएफ निकालने का सूत्र होता है -n d∅/dt।
ये इसका सूत्र होता है। आई हमें 5 एम्पियर दे रखी है, टी हमें 10⁻³ सेकंड दे रखी है, और जो एम है वो हमें 5 हेनरी दे रखा है। इसको सब सूत्र में रखेंगे हम। सूत्र में दोस्तों रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ एन दे नहीं रखा, एम दे रखा है, तो एम का सूत्र क्या होता है? एम से निकालने पर सूत्र दोस्तों यह होगा, ई बराबर एन की जगह -m, डी फाई की जगह आ जाएगा डी आई, और डी टी का डी टी। अब ये मान रख देते हैं, मान रखते हैं दोस्तों, ई बराबर माइनस का चिन्ह वो आएगा, एम का मान है 5, तो ये रख दिया। इसको इंटू करेंगे, किससे करेंगे दोस्तों? धारा से, धारा ऋणात्मक लेंगे और बटा 10⁻³ अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस -10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 25,000। और ईएमएफ है उसका मात्रक होता है वोल्ट, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिए जाते हैं, इसका स्व प्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए आधा, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी अप्रभावित रहेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा 4 गुना। अब यह कैसे होगा? तो दोस्तों याद रखना कि किसी भी प्रेरण कुंडली के चक्रों की जो संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिए जाते हैं, तो इसका स्व प्रेरकत्व 4 गुना हो जाएगा। किस तरह से होगा? तो वो दोस्तों इस कारण से होगा, ई बराबर -n डी फाई बटा टी टी। अब ई बराबर इसको आगे सोल्व करेंगे तो -l टी आई बटा डी टी। इस वजह से दोस्तों यह 4 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। जो तर्जनी उंगली है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए बल, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी गति, डी धारा। तो दोस्तों जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं अंगूठे की। तो अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? अंगूठा और मध्यमा उंगली ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों बल को तो अंगूठा प्रदर्शित करता है, और जो मध्य उंगली है वो धारा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों ये नियम मोटर हेतु प्रयोग होता है। तो दाएं हाथ का जो नियम होता है वो ईएमएफ की गणना करने के लिए, बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए, या फिर हम यह कहें कि जो दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर में उपयोग होता है, बाएं हाथ का नियम मोटर में उपयोग होता है। सीरीज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन ए जब कुंडली से जुड़ फ्लक्स परिवर्तित हो, बी जब कुंडली से जुड़ फ्लक्स स्थित हो, सी जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता हो और फ्लक्स को काटता हो, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता हो और फ्लक्स को काटता हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के कारण प्रेरित धारा की दिशा को, बी धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सी चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाले धारा की गति की दिशा को, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति को। यह नियम डीसी मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है तथा इस नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। जो विद्युत चुंबक है उसमें क्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए कठोर लोहा, बी मृदु लोहा, सी तांबा, डी टिन। दोस्तों विद्युत चुंबक में पूछा है तो उसमें हम मृदु लोहे को इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक में जो क्रोड के रूप में है वो मृदु लोहा काम में लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना विद्युत चुंबक कहलाता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, मृदु लोहा। सीरीज का 19वां क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब, जब एक स्थायी चुंबक उसको 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होगा? ऑप्शन ए दोनों भागों में चुंबक तो समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा, सी प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब किसी भी स्थायी चुंबक को 2 भागों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, यानी कि 2 चुंबकें बन जाएगी, स्वतंत्र 2 चुंबकें वो बन जाती हैं। दोस्तों
जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है वह स्थायी चुंबक कहलाता है। ये चुंबक कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील आदि से बनाए जाते हैं। सीरीज का 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। बी, इसका वेग अति उच्च हो जाता है। सी, वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं। डी, वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब दोस्तों वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। चुंबक के अणुओं में दोस्तों विद्यमान चुंबकत्व के लिए उसके परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं। इस कारण से वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दे रखा है। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे आनुपातिक है? फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे आनुपातिक है? ऑप्शन ए, केवल वोल्टेज। बी, केवल विद्युत धारा। सी, विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य। डी, विद्युत धारा के प्रवाहित होने का समय। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल विद्युत धारा। क्यों दोस्तों फैराडे के विद्युत अपघटनीय के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में होती है, घोल में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा कूलाम में के समानुपाती होती है। यानी क्यू विद्युत की मात्रा और क्यू का सूत्र होता है क्यू बराबर IT कूलाम। दोस्तों, इसके अनुसार क्या होगा? M समानुपाती Q। अब Q का मान क्या होता है? Q बराबर होता है IT। अब Q की जगह हम IT रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा दोस्तों M समानुपाती IT। अब समानुपाती को हम हटाएंगे तो नियतांक क्या आएगा दोस्तों? Z आएगा, यानी ZIT इसका सूत्र हो जाएगा। Z क्या है दोस्तों? M तो ग्राम में जो पदार्थ की मात्रा है वो है। Z क्या है? Z है दोस्तों वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो पदार्थ पर निर्भर करता है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में दोस्तों इसको ECE कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 सीरीज का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 102। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई पूछिए तो दोस्तों वो क्या होती है? ऑप्शन ए में दे रखा फेरेड, बी है वेबर, सी है हेनरी, डी है ओम। तो दोस्तों प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई होती है वो होती है हेनरी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हेनरी होती है दोस्तों। और दोस्तों जो इस एग्जाम में जो UPRVUNL TG2 की एग्जाम थी जो 2016 में हुई थी, इसमें आयोग ने दोस्तों ओम माना था, लेकिन यह नहीं होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं। जो फेरेड दे रखा है वो धारिता की इकाई है, यानी यह होती है धारिता की। वेबर दे रखा है तो वेबर दोस्तों यह होती है फ्लक्स की इकाई। और जो सी हेनरी दे रखा है यह प्रेरणीय प्रतिघात की होती है, यानी ये राइट आंसर होगा इसका। और ओम दे रखा है दोस्तों यह होगी प्रतिरोध की। तो दोस्तों ये आज के 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आज की सीरीज हम यही अंत करते हैं। अगला कौन सा चैप्टर लेना आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगला चैप्टर कौन सा लेना है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आप कमेंट